नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले कविता क्रमांक 6 निसर्ग वैभव। सुमित्रा नंदन पंत इनकी ये कविता है। इस कविता का पहले हम भावार्थ देखेंगे, उसके बाद स्वाध्याय। चलो पहले भावार्थ देखते हैं। तो भावार्थ के पहले ये देखना जरूरी है कि इस कविता में क्या है। प्रस्तुत कविता प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति मनुष्य के मन में आकर्षण निर्माण करती है। प्रकृति में ही ईश्वर का अंश विराजमान है। इस तथ्य को साकार करने वाली यह रचना है। महाकवि पंत जी प्रकृति के पुजारी थे। उन्होंने इस कविता के द्वारा प्रकृति रम्य अनुभूति का साक्षात्कार तो करवाया ही है। साथ में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते समय आध्यात्मिकता की और पाठकों का ध्यान खींचकर उन्हें दुख, दर्द, व्यथा, नैराश्य एवं विषन्नता आदि पर विचार करने के लिए भी विवश कर दिया है। प्रकृति के कण कण में अपार सौंदर्य भरा पड़ा है। देखा जाए तो प्रकृति जड़ जग का अंश है और मानव जीवन को चेतन जग का रूप है। फिर भी मानव जीवन में सर्वत्र विषन्नता छाई हुई है। ऐसा क्यों? मनुष्य को ही स्वयं इसका उत्तर ढूंढने के लिए कवि ने विवश कर दिया है। इसलिए यह कविता छायावाद का एक अनुपम उदाहरण है। भावार्थ देखिए। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से, झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्ष लक्षण श्लक्षण संगीत स्रोतसी अतरह वन भूमरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधु करदल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिया कोमल। तो पंत जी सुमित्रा नंदन, ये जो पंत जी कहते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि थे। वे जानते हैं कि प्रकृति जगत में सौंदर्य बिखरने वाला ईश्वर ही है। तो अतः कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते कि हे ईश्वर, प्राकृतिक जगत में सुंदरता बिखरी हुई है। पहाड़ों की चोटियां पर फैली सूरज की धूप घाटी की ओर लौट रही है और उसके डाव में स्वयं को चुपचाप लिपटाए हुई है। धूप और छाव का मानो मिलन हो रहा है। हवा सर्वत्र बह रही है। उसके स्पर्श से हरी घास पुलकित यानी रोमांचित हो गई है। नदी मधुर संगीत का गान करती हुई स्वच्छंद बह रही है। प्रतिदिन प्रकृति की अनुपम शोभा का आनंद वन भू उठा रही है। चारों ओर लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। फूलों का लाल रंग ज्वालाओं का निर्माण कर रहा है। उन्हें देखकर मनुष्य के आंखों की तृप्ति होती है, यानी मनुष्य की आंखों को ठंडक मिलती है। भौरे भी अपने दल के साथ आकर गुंजन कर रहे हैं। वे फूलों की कलियों पर बैठकर अपने होठों से मधुपान कर रहे हैं। लाल रंग के फूलों ने तितलियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वे भी फूलों पर मंडरा रही है। ऐसे में दूर किसी पेड़ की पत्तियों की छाव में बैठकर वन प्रिय कोयल रुक रुक कर अपना गीत गा रही है। आगे की पंक्तियां देखें। लेटी रोती लेटी रोती छाया में, कृश रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भाती ढाले, निश्चल तरंग शीत स्तंभित, स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन। तर इसका अर्थ यह है, कवि पंत प्रकृति की सुषमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आसमान में सर्वत्र नीले रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण नीले रंग की छाया दिखलाई पड़ती है। इस नीले रंग की छाया ने सूर्य की किरणों को अपने आप में समा लिया है। सूर्य के किरणों का सुनहरा रंग नीली छाया के साथ एकाकार हो गया है। इस विहंगम दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले रंग और सुनहरा रंग आवरण उसका निश्चल तरंग की तरह आसमान में निर्माण हुआ है। ऐसे में सवेरा होने से पहले सर्वप्रथम सुनहरी किरण सर्वत्र छा जाती है। मानो उसका अभिनंदन करने के लिए उषा तैयार हो जाती है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए सांझ भी उत्सुक रहती है। इसलिए वह वही
आकर छिप जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उषा निर्जन वन में संध्या को भी वंदन कर रही हो। आगे की पंक्तियां देखिए। अपलक तारापथ, अपलक तारापथ, शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरण। सहृदय सदैय स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल कुतर रही गिलहरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। इसका अर्थ ये है कि संध्या के बाद रात्रि का समय शुरू हो जाता है। आसमान में बिना पलक झपकाए असंख्य तारे दिखाई देने लगते, उनके साथ चंद्रमा के सुंदर तारे दिखलाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वह एक दर्पण ही हो, जिसमें असंख्य तारे अपने आप को निहार कर रहे हो। रात्रि के समय पर्वतों पर बहने वाली हवा भी पर्वतों के कंधों पर सो जाती है। पर्वतों पर दिखाई देने वाली यह प्रकृति सुषमा सभी को सम्मोहित कर देती है। सचमुच पर्वत जीवन में अद्भुत एवं अनोखा विस्मय भरा पड़ा हुआ है। रात्रि के पश्चात फिर से सवेरा हो जाता है। पक्षी फल चखना शुरू कर देते हैं। गिलहरियां नए पत्तों को कुतरना शुरू कर देती है। धरती रूपी रत्न पर सभी वन पशु प्रसन्न दिखाई देने लगते हैं। आगे की पंक्तियां देखें, लास्ट वाली। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह, जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, विश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। पर्वत जीवन पर बिखरी हुई प्राकृतिक सुषमा का आनंद लूटते समय कवि कहते हैं कि सहज की बात याद आ जाती है, वह यह कि जड़ जीवन में यानी प्रकृति में अपार सौंदर्य भरा पड़ा है, पर मानव जीवन में दुख का भाव क्यों है? उसका मन विषन्नता से भरा क्यों पड़ा है? अतः कवि मनुष्य से कहते हैं कि उसे प्रकृति के सीख लेनी चाहिए। मनुष्य को प्रकृति का संश्लेषण विश्लेषण करना चाहिए। देखा जाए तो मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, फिर भी उसका जीवन अभिशापित है। शायद इसलिए कि उसे क्षुद्र अहंकार रूपी भावना ने दिन रात घेरा हुआ है। इसी कारण वह विश्व चेतना से दूर चला गया है और वह अकेला पड़ गया है। ये कविते का हुआ भावार्थ। अब भी आगे देखेंगे स्वाध्याय। तो पहला है कल्पना पल्लव। किसी कार्यालय में नौकरी पाने हेतु साक्षात्कार देने वाले और लेने वाले व्यक्तियों के बीच होने वाला जो संवाद है, यो मैंने लिख के दिया है, आप अपनी नोटबुक में लिखने के लिए ले लो। आगे का प्रश्न है पाठ के आंगन में। तो प्रश्न पहला उसमें आ रहा है कि संजाल पूर्ण कीजिए। तो पहला है कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक। तो पुलकित तृणदल, गिरी शिखर, तितलियां, फूलों की ज्वाला है। आगे का प्रश्न है ख कविता की पंक्तियों के उचित क्रम के अनुसार तख्ता पूरा कीजिए। तो यहाँ पे परिचित मरकत आंगन में अभिशापित हो उसका जीवन, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, निश्चल तरंग सी संभित है। प्रवाह तख्ता दिया है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, निश्चल तरंग से स्तंभित, परिचित मरकत आंगन में अभिशापित हो जीवन उसका जीवन। तीसरा है कविता द्वारा प्राप्त हुआ संदेश। प्रस्तुत कविता में माध्यम से कवि ने यह कहना चाहती है कि मनुष्य के हृदय में प्रकृति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास किया है। प्रकृति में चारों ओर सौंदर्य भरा पड़ा है और उस सौंदर्य की अनुभूति कराने के लिए मनुष्य को प्रकृति की ओर जाना चाहिए। प्रकृति मनुष्य को प्रकृति से हमेशा खुश है वह प्रसन्न रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मनुष्य को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। उसे अपने मन से शुद्ध भावों को त्याग कर प्रकृति की भांति विशाल हृदय रखना चाहिए। मानव के मन से वैश्विक प्रेम उपरोपकार की भावना साकार करना ही इस कविता का उद्देश्य है। आगे का प्रश्न है कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। तो मैंने वो तृतीय चरण है
तो आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि पर्वत जीवन पर बिखरी हुई जो प्राकृतिक सुषमा का आनंद लुटते समय कवि को सहज ही एक बात याद आती है कि वह यह कि जड़ जीवन में यानी प्रकृति में अपार सौंदर्य भरा पड़ा है, पर मानव जीवन में दुख का भाव क्यों है, उसका मन विषन्नता से भरा क्यों पड़ा है। अतः कवि मनुष्य को कहता है कि उसे प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, उसे मानव प्रकृति का पुनः संश्लेषण विश्लेषण करना चाहिए। देखा जाए तो मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, फिर भी उसका जीवन अभिशापित है, शायद इसलिए कि उसे क्षुद्र अहंकार रूपी भावना ने दिन रात घेरा हुआ है। इसी कारण वह विश्व चेतना से दूर चला गया है और वह अकेला पड़ गया है। आगे का भाषा बिंदु का प्रश्न देखिए, मुहावरों और कहावतें क्या, वाक्य पूरा करके आपको लिखना है। टोपी पहनना, तर इसका उत्तर ही वही है, टोपी पहनना। आगे देखिए उसका उत्तर, कमर बंद करना तो नजर बंद करना, गेहूं गीला होना, आटा गीला होना, नाक की किरकिर होना, आग की किरकिर होना, धरती सर पर उठाना, आसमान सर पर उठाना, लाठी पानी का बेर, आग पानी का बेर। तो ये मुहावरे और कविता, इनके काट कर उपयुक्त जो शब्द है वो आपको लिखने थे। ठीक है, आज का जो स्वाध्याय और भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अपनी नोटबुक निकालें और आपका भावार्थ अपनी नोटबुक में और क्वेश्चन आंसर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।